केंद्र सरकार थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI में बदलाव करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में WPI में सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया जा सकता है। ये रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र जी की एक अध्यक्षता वाला पैनल इस पर बाकायदा काम कर रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि सरकार पहली बार अर्थव्यवस्था के लगभग 60% हिस्से में प्राइस बिहेवियर को शामिल करना चाहती है और इसके लिए वो एक नई सीरीज पर काम कर रही है। मौजूदा व्यवस्था देखें तो अभी खुदरा महंगाई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सिलाई, लॉन्ड्री, परिवहन, संचार, मनोरंजन की ये जो सेवाएं हैं इनका डेटा शामिल होता है। WPI में अभी सर्विस नहीं आता। अब रिपोर्ट के मुताबिक रमेश चंद सर्विस सेक्टर को WPI में शामिल करने के पक्ष में हैं। हालांकि कुछ मेंबर्स ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। इस योजना को लागू करने में काफी ज्यादा वक्त भी लग सकता है क्योंकि इस पर काफी बड़ा मंथन चलेगा। कुछ पैनलिस्ट का यह भी कहना है कि जहां फाइनेंशियल सर्विसेज और कम्युनिकेशंस का डेटा जुटाना आसान है तो वहीं दूसरी सेवाओं का डेटा ले पाना काफी मुश्किल होता है। अब पैनल WPI के लिए बेस ईयर को भी चेंज करने की बात कर रहा है। 2011-12 का जो बेस ईयर है उसको अब 2017-18 तक ले जाने की बात की जा रही है। इसके पीछे भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं क्योंकि जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो पूरा का पूरा 2011 से और आज की डेट में बदल चुका है। इसलिए लोग एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि हम बेस ईयर को भी शिफ्ट करें। जहां कुछ मेंबर्स इसके समर्थन में हैं तो कई इसके लिए दूसरा बेस ईयर चुनने पर जोर दे रहे हैं। आपको बताएं कि WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े कारोबारियों के भुगतान के आधार पर की जाती है और इसमें उत्पादन के पहले चरण में भुगतान किए गए मूल्यों की जो कैलकुलेशंस हैं वो की जाती हैं। भारत में महंगाई की गणना का जो आधार है उनमें से WPI और CPI है। अब ये WPI में तब्दीली होने से क्या कुछ बदल जाएगा और इसका मतलब क्या है, चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की सीनियर फेलो राधिका पांडे जुड़ चुकी हैं। राधिका, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो ये आइडिया एक आम भाषा में दर्शकों को अगर समझाना चाहें कि WPI में चेंजेस की बात क्यों की जा रही है या नीति आयोग का एक पैनल इस पे क्यों काम कर रहा है, कैसे समझाएंगे? जी देखिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के जो दो तरीके हैं, जैसे आपने बताया, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए यूज करती है से ज्यादा रिलेटेड है। तो WPI का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन जो है वो ये है कि ये सिर्फ जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको कैप्चर करता है और सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है। तो इसलिए WPI का जब इन्फ्लेशन हम देखते हैं उसमें हमेशा ये क्रिटिक रहता है कि ये ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इकोनॉमी नहीं है, कि सर्विसेज जो कि 54 से 60% ऑफ GDP है उसको ये कैप्चर नहीं कर रहा है, जबकि CPI उस चीज को कैप्चर कर रहा है। और WPI बेसिकली जो ट्रेडेबल है, हमारा ट्रेड है, उसको कैप्चर करता है और होलसेल मार्केट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैप्चर करता है। तो इसलिए अब ये बात आ रही है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को और रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए या और वैल्यूएबल बनाने के लिए इसमें सर्विसेज को इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि पूरी इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके, जैसे हम CPI के माध्यम से समझते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इसमें आपने सर्विस सेक्टर वाला तो इसमें क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें एक और बहस चल रही है कि साहब आप बेस ईयर को शिफ्ट कीजिए। अब कमिटी ये जो खबरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2011-12 का जो बेस ईयर है उसको आप 2017-18 तक ले जाइए। हालांकि इसमें भी दो मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2017-18 क्यों, 2021-22 में यानी कि पैंडेमिक के बाद में तो पूरा का पूरा रीशफल हो गया इकोनॉमी में, तो आपको मोस्ट रीसेंट ईयर्स लेना चाहिए बेस ईयर के तौर पे। आपका इस पर क्या नजरिया है? जी बिल्कुल, जो भी हम प्राइस इंडेक्सेस मेजर करते हैं, इसका जो बेस ईयर है वो नॉर्मली हमेशा 5 साल में चेंज होना चाहिए। जो एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है वो हमें यही बताती है कि बेस ईयर हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। अभी हमारा 11-12 का बेस ईयर है जो CPI के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है और WPI के लिए भी, क्योंकि एक तो हमारा कंजम्पशन बास्केट काफी चेंज हो चुका है और दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत हो चुके हैं, जिसके कारण
कंजम्पशन पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है जो सीपीआई में या डब्ल्यूपीआई में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए ये बात आ रही है कि बेस ईयर को अपडेट करना है। अब 17 को अपडेट करना मेरे हिसाब से एक ज्यादा वैलिड चीज नहीं है, क्योंकि उसके बाद 20-21 आपका बहुत ही एबनॉर्मल साल रहा। 21-22 में भी रिकवरी थोड़ी बहुत हुई, इसलिए चाहे आपको थोड़ा और टाइम लगे लेकिन इट बी एज रिसेंट एज पॉसिबल, ताकि जो अभी के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, स्पेशली पैंडेमिक के बाद जो चेंजेस हुए हैं कंजम्पशन पैटर्न में, उसको भी कैप्चर किया जा सके। भले ही इससे ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जहां हमने इतने साल वेट किया है, एक थोड़ा सा और समय वेट करके, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव कंजम्पशन बास्केट हमारे सामने आएगी और उससे हम प्राइसेस को और इफेक्टिवली मेजर कर पाएंगे। राधिका जी, क्या इन्फ्लेशन पर स्वाभाविक रूप से जो अभी तक के जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, जिन पैरामीटर्स के आधार पर, उनसे अगर कुछ तब्दीलियां आएंगी तो इन्फ्लेशन पर भी कुछ चेंजेस आएंगे? आलोचक जो हैं इस पूरी व्यवस्था के, वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये एक तरह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही हो जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। आपको क्या लगता है, ये उस खतरे की कोई आहट आप देखती हैं, या आपको लगता है कि अगर हम 60% जो इकोनॉमी को अगर हम समाहित करते हैं डब्ल्यूपीआई में, तो हमें ज्यादा असरकारक आंकड़े मिलेंगे महंगाई के ज्यादा प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए? जी बिल्कुल, ज्यादा असरदार और इफेक्टिव और ज्यादा करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव प्राइस सैंपल को हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि अदरवाइज अगर आप सर्विसेज को ठीक से मेजर नहीं कर रहे हैं तो और मिसलीडिंग हमारे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कौन सी सर्विसेज मेजर कर रहे हैं और उनको हम कैसे मेजर कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनको मेजर करना आसान नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये होलसेल प्राइस है या रिटेल प्राइस है, क्योंकि काफी सारी सर्विसेज, जैसे मेनली जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसमें कंज्यूमर इंटरफेस है, तो क्या आप उसको रिटेल प्राइस में मानेंगे या होलसेल प्राइस में मानेंगे? तो ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, इस पे सरकार को पहले एक व्हाइट पेपर या जो मेथोडोलॉजी क्या होगी, इस पे बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद ही सर्विसेज को इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि हमको एक वी मेक अ प्रोग्रेस, हमको एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और रिप्रेजेंटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्राइसेस मिल सके। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा एक फैसला होगा अगर हम इस पर आगे बढ़ पाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा डिफिकल्ट होता है सर्विस के डेटा लेना, और खास तौर से उन सेक्टर्स में जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब आप एजुकेशन की जो सर्विस है, हेल्थ केयर की सर्विसेज, इसका आप डेटा कैसे जुटाएंगे, क्या जुटाएंगे? कोई ठोस पैरामीटर अभी है नहीं। तो आपको क्या लगता है मैम, मोटा मोटा अगर हम एक अनुमान लगाना चाहें और अगर हम इस पे आगे बढ़ना चाहें, तो कितना समय लग जाएगा डब्ल्यूपीआई को बदलकर हमें नई व्यवस्था लगाने में? देखिए, ये काम ऐसा है जो इंक्रीमेंटल फेज में भी हो सकता है। पहले आप कुछ ऐसी सर्विसेज को इंक्लूड करें, तो पहले हम एक सर्विस इंडेक्स अलग से कैप्चर करें, जैसे हम ट्रेड में करते हैं। हमारा ट्रेड इन गुड्स अलग है, ट्रेड इन सर्विसेज की जो टाइम सीरीज आती है, हमारी जो डेटा आता है वो अलग आता है, और ट्रेड इन सर्विसेज बहुत रिसेंट है और ट्रेड इन गुड्स बहुत पहले से चला आ रहा है। उसी तरीके से हम सर्विसेज प्राइस पे भी अलग से पहले सीरीज बनाएं और धीरे धीरे उसका कॉम्पोजिशन को और वाइडन करें। पहले हम उन सर्विसेज को ले जिनका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, और धीरे धीरे जब हमें बाकी सर्विसेज जो कि अनऑर्गेनाइज में है उनका मेथोडोलॉजी हमारा क्लियर हो जाए, फिर हम धीरे धीरे उसको और रिप्रेजेंटेटिव बनाएं। उससे ये होगा कि एटलीस्ट हमें कुछ अर्ली इंडिकेशंस तो मिलेंगे कि सर्विसेज में प्राइस मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका पांडे जी, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच।